नमस्कार मित्रों, आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं मानव जनन के अंदर जो नर जनन तंत्र है इसके बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो मेल का मतलब पुरुष या नर के अंदर जो नर जनन तंत्र पाए जाते हैं उसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। तो देखिए, नर के अंदर जो नर जनन तंत्र है या नर जनन जो अंग है ये नर के श्रोणी भाग में पाए जाते हैं। श्रोणी यानी पेल्विस भाग में पाए जाते हैं। पेट के नीचे वाला जो भाग है पेल्विस या श्रोणी भाग में पाए जाते हैं। अब ये जो नर जनन तंत्र है, हम इसकी बात करें उससे पहले हम इसको चार भागों में बांट कर पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राथमिक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग के रूप में नर के अंदर वृषण पाए जाते हैं या टेस्टिस पाए जाते हैं। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ये जो टेस्टिस है या वृषण है ये दोनों टांगों के बीच में लटके हुए पाए जाते हैं। वही श्रोणी या पेल्विस रीजन के अंदर है और इसके अंदर शुक्राणु निर्माण का कार्य होता है। नर के अंदर नर युग्मक जिसको हम शुक्राणु कहते हैं, शुक्र जनन के प्रोसेस के द्वारा उसका निर्माण होता है। तो जो शुक्राणु निर्माण का कार्य है वो है इस वृषण के अंदर या टेस्टिस के अंदर होता है। अब नर जनन अंग मिलकर क्या करेंगे? एक मुख्य कार्य करेंगे, शुक्राणु निर्माण का कार्य, और शुक्राणु निर्माण का कार्य वृषण के द्वारा किया जाता है। इसलिए हम वृषण को प्राथमिक जनन अंग कहते हैं। अब इसमें शुक्र जनन के प्रोसेस के दौरान शुक्राणुओं का निर्माण हो गया। निर्माण होने के बाद में नेक्स्ट जो भाग आता है वो है सहायक नलिकाएं। अब ये सहायक नलिकाएं क्या करेगी? जैसे ही शुक्राणु का निर्माण हुआ, शुक्राणु का निर्माण होने से लेकर उसको संग्रहित करना, उसका पोषण करना, उसको सक्रिय करना और उसको मादा जनन भाग के अंदर स्थानांतरित करने से संबंधित जो सहायता करने वाले भाग होते हैं, जो नलिकानुमा भाग होते हैं, वे सहायक नलिकाएं कहलाती है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं वृषण जालक। वृषण जालक, ये वृषण के अंदर सबसे पहली संरचना होती है वृषण जालक। इसमें आएंगे शुक्राणु। उसके बाद में ये शुक्र वाहिकाएं, पतली नलिकाएं होती है, इसके अंदर शुक्राणु वहन करते हुए अधिवृषण के अंदर जाते हैं। अधिवृषण के अंदर जाएंगे। फिर अधिवृषण के बाद में ये शुक्रवाहक के द्वारा या शुक्रवाहिनी के द्वारा ये जो शुक्राणु है वो मूत्राशय के ऊपर से होकर शुक्राशय ग्रंथि का स्त्रवण लेकर ये है वो मूत्र जनन छिद्र के द्वारा, शिशन के द्वारा बाहर त्यागे जाते हैं। तो शुक्र वाहक या शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी बाद में स्खलन वाहिनी में खुलती है और स्खलन वाहिनी है वो मूत्र जनन नलिका का निर्माण करती है। तो इतनी जो नलिकाएं हैं ये सब नलिकाएं मिलकर सहायक नलिकाओं के अंतर्गत आती है, या फिर शुक्राणु के उत्सर्जन के दौरान या शुक्राणु को मादा जनन भाग के अंदर त्यागने के दौरान ये नलिका क्या करती है? मदद करने का कार्य करती है। नेक्स्ट में बात करते हैं बाह्य जननेंद्रिय। बाह्य जननेंद्रिय जो है इसके अंदर एक अंग पाया जाता है जिसको हम शिशन कहते हैं। ये जो शिशन है ये पेन के आकार की संरचना होती है। पेन के आकार की संरचना होती है, इस वजह से इसे पेनिस भी कहा जाता है। और इसके द्वारा जो शुक्राणु हैं ये मादा के जनन पथ के अंदर त्यागे जाते हैं। और हमने पहले भी बात करी है, एक प्रक्रिया होती है जिसको हम कहते हैं मैथुन क्रिया। मैथुन क्रिया, इस मैथुन क्रिया के द्वारा नर के द्वारा अपने जो शुक्राणु हैं वो मादा जनन पथ के अंदर त्यागे जाते हैं। और यह क्रिया मैथुन क्रिया है। और जो ये शिशन है ये मैथुन अंग है, इसलिए इसको हम मैथुन अंग कह सकते हैं। मैथुन अंग कह सकते हैं। अब इस पूरे प्रोसेस के दौरान सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। ये क्या करती है? विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां हैं जो शुक्राणुओं के लिए विभिन्न प्रकार के पदार्थों का निर्माण करती है। ग्रंथियों के अंदर विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का निर्माण होता है। इसके अंदर 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं, शुक्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्रंथि। शुक्राशय जो है ये शुक्राशय से बाद में एक स्खलन वाहिनी निकलती है, उसके द्वारा शुक्राशय का स्त्राव है वो शुक्राणुओं के साथ मिल जाता है। फिर प्रोस्टेट ग्रंथि, एक तरफ से मूत्र वाहिनी आती है, स्खलन वाहिनी आती है, वहां से मूत्र जनन वाहिनी का निर्माण होता है। उस जॉइंट पर ये प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है और उसके जस्ट आगे काउपर ग्रंथि जिसका दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि पाई जाती है। यदि हम संरचना की बात करें
तो जो प्राथमिक जनन अंग है वो ये होते हैं वृषण, एक जोड़ी वृषण दोनों टांगों के बीच में श्रोणी भाग के अंदर लटके हुए पाए जाते हैं। वृषण है वो वृषण कोष के अंदर स्थित होते हैं, स्कूटल बोला जाता है इसको, वृषण कोष के अंदर स्थित होते हैं। वृषण के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है। उसके बाद में यहाँ से ये निकलती है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिनी क्या करेगी, वृषण से शुक्राणुओं को ले जाएगी कहाँ तक, शुक्राशय का स्त्राव इसमें मिलेगा, यहाँ तक लाने का कार्य करेगी। अब ये है मूत्राशय। मूत्राशय के अंदर मूत्र इकट्ठा रहता है। मूत्राशय से ये जो वाहिनी निकलती है इसको हम कहते हैं मूत्र वाहिनी। क्या कहते हैं, मूत्र वाहिनी। मूत्राशय से ये मूत्र वाहिनी निकल रही है और इधर से ये जो शुक्र वाहिनी आ रही है और ये जो ग्रंथि है ये है शुक्राशय। शुक्राशय से जो वाहिनी निकलती है उसको हम कहते हैं स्खलन वाहिनी। तो ये स्खलन वाहिनी है, यहाँ पर ये शुक्र वाहिनी और ये स्खलन वाहिनी ये दोनों मिलकर इसके बाद में है वो मूत्र जनन नलिका का निर्माण करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यह नली जो है, इससे आगे वाली ये जो नली है ये मूत्र उत्सर्जन का कार्य भी करती है और जनन में सहायता भी करती है, इसलिए इसको मूत्र जनन नलिका कहा जाता है। मूत्र उत्सर्जन के दौरान ये मूत्र का उत्सर्जन करेगी और जनन के दौरान ये क्या करेगी, शुक्राणुओं का उत्सर्जन करती है या शुक्राणुओं का त्याग करती है। तो इस तरह से ये जो नली है इसको हम कहेंगे मूत्र जनन नलिका। ये मूत्र जनन नलिका और ये जो है ये बाह्य जननेंद्रिय है, पेन के तरह की संरचना होती है, इसलिए इसको पेनिस कहा जाता है या हिंदी में इसको शिशन बोलते हैं। और ये जो शिशन है यही मैथुन क्रिया के दौरान मुख्य मैथुन अंग होता है। जो मैथुन अंग है वो यही शिशन होता है या यह पेनिस होता है। जब मैथुन क्रिया होती है उस दौरान यह जो शिशन है या पेनिस है यह मादा जनन पथ के अंदर, मादा जनन मार्ग के अंदर शुक्राणुओं के त्याग करने का कार्य करता है। इसका जो आगे वाला भाग होता है, शिशन का जो अग्र भाग होता है वह थोड़ा फूलकर शिशन मुंड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, शिशन मुंड का निर्माण करता है। और इसके ऊपर एक ढीली ढाली त्वचा पाई जाती है, इस त्वचा को अग्रस्थद या प्रीप्यूस कहा जाता है। और बीच में एक छिद्र पाया जाता है जिससे मूत्र का त्याग भी होता है और शुक्राणुओं का त्याग भी होता है, वीर्य का त्याग भी होता है। इसको मूत्र जनन छिद्र कहा जाता है। इस तरह से ये जितने भी भाग है ये सभी नर जनन तंत्र के भाग है। इसको हम अभी डिटेल से बात करने वाले हैं। हमने चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास किया कि जो नर जनन तंत्र है वो इस तरह का होता है। अभी हमने इससे पहले विभिन्न प्रकार के भागों के बारे में बात की। तो सबसे पहले जो प्राथमिक जनन अंग है वो थे वृषण, उसके बारे में बात की। उसके बाद में हमने विभिन्न प्रकार की जो सहायक नलिकाएं हैं उनके बारे में बात की। शुक्राणुओं को यहाँ से लेकर यहाँ तक ले जाने का कार्य करती है। उसके बाद में जो बाह्य जननेंद्रिय जो मुख्य मैथुन अंग है शिशन वो लिखा था। और इसके अलावा इसमें 3 प्रकार की जो सहायक ग्रंथियां पाई जाती है हमने उसके बारे में बात की थी। एक है शुक्राशय और दूसरी जो ग्रंथि है वो है प्रोस्टेट ग्रंथि और तीसरी है वो कंद मूल या कऊपर ग्रंथि, इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इस तरह से नर के अंदर 3 प्रकार की सहायक जनन ग्रंथियां पाई जाती है। इन तीनों का स्त्राव मिलकर किसका निर्माण करेंगे, वीर्य का निर्माण करते हैं। वीर्य या जिसको हम सीमन भी कहते हैं, सीमन या वीर्य का निर्माण ये तीनों जो ग्रंथियां हैं इनके स्त्राव से होता है। अब इसमें जो प्रोस्टेट ग्रंथि है ये यहाँ पाई जाती है, जहां से मूत्रवाहिनी आ रही है उधर से क्या आ रही है, ये स्खलन वाहिनी मिल गई शुक्र वाहिनी में। ये जब यहाँ आएगी तो ये तीनों जहां मिलेगी उस जगह पर प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। और कंदमूल ग्रंथि प्रोस्टेट ग्रंथि से कुछ आगे की ओर जो मूत्र जनन नलिका है इसके दोनों ओर स्थित होती है। जो शुक्राशय है, शुक्राशय क्या करेगा, वीर्य का मैक्सिमम 50% से ज़्यादा जो वीर्य है उसका निर्माण इस शुक्राशय के द्वारा किया जाता है। तो नर जनन तंत्र है, नर जनन तंत्र के अंदर हम प्राथमिक जनन अंग के बारे में बात करते हैं। जो वृषण होते हैं, वृषण को टेस्टिस कहा जाता है। संख्या में कितने होते हैं, 2 को हम 1 जोड़ी कह सकते हैं। संख्या में कितने, 2 या 1 जोड़ी। अब ये जो वृषण होते हैं ये वृषण कोष के अंदर स्थित होते हैं। देखिए वृषण है वो वृषण कोष में स्थित होते हैं। क्यों, इसका कारण है कि शुक्राणु निर्माण के लिए जो तापमान चाहिए वो हमारे शरीर का जो तापमान है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम तापमान चाहिए।
मतलब हमारे शरीर का तापमान फिक्स है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम चाहिए। इसलिए ये जो वृषण होते हैं ये शरीर से बाहर वृषण कोश के अंदर पाए जाते हैं, जिससे क्या होगा, ये शरीर के संपर्क में कम रहेंगे तो वृषण का तापमान है वो 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, जो शुक्राणु निर्माण के लिए अनुकूल तापमान होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो वृषण होते हैं ये वृषण कोश में पाए जाते हैं। इसका मतलब ये ताप नियामक का कार्य करते हैं, तापमान के नियमन का कार्य करते हैं। मतलब कम तापमान चाहिए तो ये तापमान को नियमित करते हैं, कम चाहिए तो कम प्रदान करेंगे। अब सर्दी का मौसम हो, सर्दी का मौसम होने से क्या होगा, सर्दी का मौसम होगा तो जो वृषण का तापमान है वो और ज़्यादा कम हो जाएगा। इसलिए ये जो वृषण है ये उदर गुहा के अंदर चले जाते हैं, मतलब ऊपर उदर गुहा के अंदर खींच लिए जाते हैं। सर्दी के मौसम में ये उदर गुहा में पाए जाते हैं। अब कुछ ऐसे जंतु हैं जिनमें ये वृषण उदर गुहा के अंदर ही पाए जाते हैं, जैसे हाथी और व्हेल। हाथी और जो व्हेल मछली है इनमें जो वृषण होते हैं वो वृषण उदर गुहा के अंदर ही पाए जाते हैं, बाहर नहीं पाए जाते हैं। ये वृषण है वो कलर के हिसाब से देखें तो ये गुलाबी रंग के होते हैं। दोनों टांगों के बीच में, श्रोणी भाग के अंदर दोनों टांगों के बीच में ये लटके हुए पाए जाते हैं। अंडाकार होते हैं। लंबाई इनकी 4 से 5 सेंटीमीटर होती है, चौड़ाई इनकी 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। अब वृषण के अंदर क्या है, उसकी आंतरिक संरचना की यदि हम बात करते हैं तो वृषण के अंदर लगभग, एक वृषण के अंदर लगभग 250 के आसपास वृषण पालियां पाई जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट संरचना है, एक वृषण के अंदर लगभग 250 वृषण पालियां पाई जाती है। और प्रत्येक वृषण पाली की यदि हम बात करें, प्रत्येक वृषण पाली के अंदर 1 से 3 अति कुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिनको शुक्रजनक या सेमिनिफेरस नलिकाएं कहा जाता है। ये जो नलिकाएं हैं इनकी संख्या होती है 1 से 3 और प्रत्येक पाली में पाई जाती है। तो प्रत्येक पाली के अंदर 1 से 3 अति कुंडलित नलिकाकार संरचनाएं पाई जाती है, जिनको शुक्रजनन या सेमिनिफेरस नलिकाएं कहा जाता है। इन नलिकाओं के अंदर ही शुक्राणु का निर्माण होता है, इन नलिकाओं के अंदर ही शुक्रजनन का प्रोसेस होता है। अब ये जो कोशिकाएं हैं शुक्रजनन, शुक्रजनन जो एक नलिका है उसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। मतलब 250 तो हो गए कक्ष, एक कक्ष में 1 से 3 नलिकाएं पाई जाती है और एक नलिका के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। और ये जो 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है उसमें ये कोशिका नर जर्म कोशिका होती है। तो एक तो कोशिका कौन सी है, नर जर्म कोशिका। दूसरी जो कोशिका होती है वो सर्टोली कोशिका कहलाती है। अब देखो जो नर जर्म कोशिका है, अब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा। नर जर्म कोशिका है, इसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा तो इससे क्या बनेंगे, शुक्राणु बनेंगे। शुक्राणु बनेंगे मतलब नर युग्मकों का निर्माण होता है। अब इन शुक्राणुओं को पोषण के लिए ये जो दूसरी सर्टोली कोशिका है, ये सर्टोली कोशिका इन शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी। और जब ये पोषण प्रदान करने के कार्य करती है, इसलिए इन सर्टोली कोशिकाओं को पोषी कोशिकाएं भी कहा जाता है। इसलिए इन कोशिकाओं को नर्स कोशिका भी कहा जाता है, इसी को दात्री कोशिका भी कहा जाता है। और ये जो सर्टोली कोशिकाएं होती है ये पिरामिड के आकार की होती है। जो प्राथमिक जनन अंग है वृषण या टेस्टिस, उसके बारे में बात करते हैं तो वृषण के अंदर 250 कक्ष पाए जाते हैं, या इसको हम कहते हैं वृषण पालियां पाई जाती है। ये जो वृषण पालियां होती है, एक वृषण पाली के अंदर 1 से 3 शुक्रजनन नलिकाएं पाई जाती है। और ये जो 1 से 3 जो शुक्रजनन नलिकाएं हैं, यदि इसका हम काट कर देखते हैं तो देखिए इसमें नर जर्म कोशिका पाई जाती है और सर्टोली कोशिका पाई जाती है। देखिए इसमें ये जैसे एक जो ये शुक्रजनन नलिका है, इसको यदि हम ऐसे काटते हैं, काट के देखते हैं तो ये 3 इसके अंदर ये शुक्रजनन नलिका दिखती है। एक वृषण पाली के अंदर 1 से 3 मतलब ये 3 शुक्र जनक नलिका है। इस नलिका के अंदर यदि हम देखते हैं तो ये एक नलिका, ये दूसरी नलिका और ये तीसरी नलिका। अब इसके अंदर ये जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम कहेंगे शुक्रजनन कोशिका या नरजर्म कोशिका। और ये जो नरजर्म कोशिका है या शुक्रजनन कोशिका है, इसके अंदर अब शुक्राणुओं का निर्माण होता है। इस तरह से हम ये कहते हैं कि जो शुक्रजनन नलिका है उसके अंदर 1 से 3 जो शुक्रजनन
कोशिका पाई जाती है, इसको स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, इसी के द्वारा शुक्राणु का निर्माण होता है। दूसरी इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है उसको हम कहते हैं सर्टोली कोशिका। ये क्या करेगी, पोषण प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए इसको पोषी या नर्स कोशिका भी कहते हैं। इसको धात्री कोशिका भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो शुक्राणुओं का निर्माण हुआ है इनको पोषण प्रदान करने का कार्य करेगी। और इस तरह से जो 3 शुक्रजनन कोशिकाएं होती है, इनके बीच में ये जो खाली जगह है, जो अंतरावकाश है, 2 कोशिकाओं के बीच में जो अंतराली अवकाश है, इसके अंदर ये अंतराली या लीडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। और ये जो अंतराली या लीडिंग कोशिका है, इनके द्वारा नर लिंग हार्मोन का स्त्रावन किया जाता है, और जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन। और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है, यह नर के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करता है, और उसी के साथ में प्यूबर्टी के दौरान या प्यूबर्टी के बाद में यह शुक्राणु का निर्माण और द्वितीय लैंगिक लक्षणों के साथ साथ में शुक्र जनन का प्रोसेस होगा, उससे शुक्राणुओं का निर्माण भी इसी हार्मोन्स के द्वारा किया जाता है। तो इसको नर लिंग हार्मोन कहा जाता है। तो 1 से 3 जो शुक्रजनन नलिका है, इसके अंदर एक तो नर जर्म कोशिका पाई जाती है, शुक्रजनन कोशिका पाई जाती है, दूसरी सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। इनके बीच जो खाली जगह होती है उसके अंदर नर लिंग हार्मोन टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है। और जो नर जर्म कोशिकाएं होती है वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा या जो शुक्र जनन का प्रोसेस है, इसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है। ये शुक्राणु हो जाएंगे N, और ये जो नर जर्म कोशिका होती है ये 2N होती है। सहायक नलिकाएं, देखिए जो प्राथमिक जनन अंग है वृषण, वृषण के बाद में वृषण के अंदर जो शुक्राणु बने हैं, इन शुक्राणु को बाह्य जननेंद्रिय के द्वारा मादा के जनन पथ में छोड़ा जाता है। इसमें जो नलिकाएं हेल्प करती है, सहायता करती है, जो इसमें पाई जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको सहायक नलिकाएं कहा जाता है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार की जो सहायक नलिकाएं हैं। देखिए सबसे पहले वृषण जालक, वृषण के अंदर या हम ये कहें तो देखिए ये शुक्रजन नलिकाएं हैं, और इनके बीच में 1 से 3 शुक्रजन नलिका होती है, बीच में अंतराली कोशिकाएं होती है। और ये जो शुक्रजन नलिकाएं हैं ये आगे जाकर आगे एक स्थान पे ये क्या हो जाता है, कुंडलित हो जाती है, और कुंडलित होने के साथ में किसका निर्माण होगा, वृषण जालक का निर्माण होगा। इस तरह से एक रेटे टेस्टिस या वृषण जालक यहाँ पर बनता है। मतलब जो नलिकाएं होती है इनका एक जाल बन जाता है, इसको हम क्या कहेंगे, वृषण जालक या रेटे टेस्टिस। अब ये जो नलिकाएं हैं, पतली नलिकाएं, ये नलिकाएं आगे 15 से 20 नलिकाएं एक एपिडिडाइमस या अधिवर्षण के अंदर खुलती है। और ये जो पतले वाली नलिकाएं होती है इनको शुक्रवाहिका कहा जाता है। क्या कहते हैं, शुक्रवाहिकाएं, जिसकी संख्या कितनी होती है, 15 से लेकर 20 तक होती है। अब ये जो शुक्राणु बने हैं, इन शुक्राणुओं को किस में डालेगी, अधिवर्षण के अंदर या एपिडिडाइमस के अंदर। अब देखिए ये शुक्र नलिका हो गई, ये हो गया वृषण जालक हो गया। इसके बाद में ये जो नलिकाएं ऊपर की ओर जा रही है, ये जो नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को शुक्रवाहिकाएं कहा जाता है। इसकी संख्या है वो 15 से 20 होती है। और अब ये जाकर किस में खुल जाती है, अधिवर्षण के अंदर खुल जाती है, अधिवर्षण या एपिडिडाइमस में जाके खुल जाती है। अब ये अधिवर्षण की बात करें तो ये अधिवर्षण का ऊपर वाला भाग, इसको हम कहते हैं शीर्ष भाग। बीच का जो भाग होता है इसको हम कहते हैं अधिवर्षण, काय अधिवर्षण। और जो तीसरा ये वाला भाग है इसको हम कहते हैं पश्च अधिवर्षण। तो इस तरह से अधिवर्षण के 3 भाग हो जाएंगे, शीर्ष, काय और पश्च, शीर्ष, मध्य और पश्च। इस तरह से इसके 3 भाग हो जाएंगे अधिवर्षण के। तो इसको एपिडिडाइमस कहा जाता है। अत्यधिक कुंडलित नलिकाएं होती है और यहां पर शुक्राणुओं का परिपक्वन होता है। कहां पर, एपिडिडाइमस के अंदर। जो शुक्राणु यहां पर नर जर्म कोशिकाओं के अंदर बने हैं, इनका जो परिपक्वन है वो एपिडिडाइमस या अधिवर्षण के अंदर होता है। अब इसके बाद में ये जो नलिका निकलती है, ये नलिका, इसको हम शुक्रवाहिनी कहते हैं। ये शुक्रवाहिनी, हमने जो नर जनन तंत्र का चित्र देखा था, उसकी संरचना देखी थी, उसमें ये शुक्रवाहिनी ऊपर मूत्राशय के ऊपर से लूप बनाते हुए आती है।
तो ये जो शुक्रवाहिनी है ये मूत्राशय के ऊपर से लूप बनाते हुए आएगी। आने के बाद यह शुक्राशय से नलिका आएगी, उसके साथ मिलकर किसका निर्माण करेगी? स्खलन वाहिनी का निर्माण करेगी। और उसके बाद में ये जो स्खलन वाहिनी है ये मूत्र वाहिनी के अंदर मिल जाती है। तो इस तरह से ये विभिन्न प्रकार की जो सहायक नलिकाएं हैं वो मिलकर यहां से जो शुक्राणु है इसको बाह्य जननेंद्रिय तक लाने का कार्य करती है। तो इस प्रकार जो नरजन्म कोशिका है या जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं उसके द्वारा किसका निर्माण हो गया? शुक्राणु का निर्माण हो गया। शुक्राणु का निर्माण होने के बाद ये शुक्राणु है वो शुक्रजन नलिका के अंदर आते हैं या उसी के अंदर होते हैं। उससे ये ट्रांसफर होते हैं वृषण जालक के अंदर। वृषण जालक के बाद में शुक्र वाहिका के द्वारा कहाँ चले जाते हैं? अधिवृषण के अंदर। और अधिवृषण के अंदर इसका क्या होता है? परिपक्वन होता है। इसके बाद में जो शुक्राणु है वो शुक्र वाहिनी के द्वारा आगे बढ़ते हैं और स्खलन वाहिनी का निर्माण करते हैं। अब स्खलन वाहिनी कब बनेगी? जब शुक्र वाहिनी शुक्राशय से जो वाहिनी आते हैं ये दोनों जब मिल जाएंगे तब इसको स्खलन वाहिनी कहा जाता है या इजाकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। उसके बाद में ये स्खलन वाहिनी है वो मूत्र नलिका के साथ मिल जाएगी। मूत्र नलिका के साथ जब मिलेगी तब इसको मूत्र जनन नलिका कहेंगे। अब मूत्र जनन नलिका क्यों कहेंगे? क्योंकि इसके अंदर मूत्र का उत्सर्जन भी होगा और जनन के दौरान वीर्य का स्त्रवण भी होगा, इसलिए इसको मूत्र जनन नलिका कहा जाता है। और ये जो नलिका आगे जाकर अंत में एक छिद्र के द्वारा खुलती है जिसको मूत्र जनन छिद्र कहा जाता है। और मूत्र जनन नलिका से लेकर मूत्र जनन छिद्र तक ये जो संरचना है ये शिशन के अंदर पाई जाती है। शिशन के अंदर नली पाई जाती है, इसलिए इसको शिश्नी नाल भी कहा जाता है। शिश्नी नाल भी कहा जाता है। तो इस तरह से देखो इस चित्र के अंदर हम बात करते हैं तो ये जो अभी हमने बात की थी कि जो अधिवृषण है इससे निकलती है शुक्र वाहिनी। अब ये शुक्र वाहिनी मूत्राशय के ऊपर से लूप बना रही है। ये क्या है? मूत्राशय। तो मूत्राशय के ऊपर से शुक्र वाहिनी लूप बनाते हुए जब ये यहां तक आती है तो ये है शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि से जो वाहिनी आती है, अब ये दोनों वाहिनी जब मिल जाएगी तब इसको स्खलन वाहिनी कहा जाएगा, इजाकुलेटरी डक्ट कहा जाता है। अब ये जो मूत्राशय है, मूत्राशय से एक वाहिनी निकलती है जिसको हम कहते हैं मूत्र वाहिनी। क्या नाम है? मूत्र वाहिनी। तो ये जो मूत्र वाहिनी और ये स्खलन वाहिनी जब ये दोनों मिल जाएंगे तो एक कॉमन नली का निर्माण होता है जिसको मूत्र जनन नलिका कहा जाता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि इधर से क्या आ जाएगा? मूत्र। इस भाग से तो मूत्र आएगा तो मूत्र का उत्सर्जन भी यही नलिका करती है और इस भाग से जो वीर्य शुक्राणु आदि आते हैं उनका उत्सर्जन भी इसी कॉमन नलिका के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसको मूत्र जनन नलिका कहा जाता है। अब ये जो मूत्र जनन नलिका आगे की ओर बढ़ेगी तब ये जो भाग है ये शिशन वाला भाग है। अब ये शिशन कहलाएगा। शिशन का अगला भाग है उसको शिशन मुंड कहा जाता है। ये थोड़ा फूला हुआ भाग है जिसको शिशन मुंड कहा जाता है। और सबसे अंत में ये जो मूत्र जनन नलिका है यह एक छिद्र के रूप में बाहर खुलती है, इसलिए इसको मूत्र जनन छिद्र कहा जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि नर के अंदर मूत्र का त्याग और वीर्य का त्याग करने के लिए एक ही छिद्र पाया जाता है जो शिशन का अंतिम भाग होता है, इसको हम मूत्र जनन छिद्र कहते हैं। जबकि यदि हम फीमेल की बात करें तो फीमेल के अंदर जो मूत्र त्याग के लिए और जनन के लिए दो अलग अलग छिद्र पाए जाते हैं। तो इस तरह से हमने इस चित्र के माध्यम से जो सहायक जनन कोशिकाएं हैं उनको भी समझने का प्रयास किया है। अब हम बात करते हैं शिशन, जो नर के अंदर मुख्य मैथुन अंग के रूप में कार्य करता है। शिशन पेन के आकार की संरचना होती है, इस कारण इसे पेनिस कहा जाता है। देखिए ये पेन के आकार की संरचना है इसलिए इसे पेनिस कहा जाता है। और ये नर के अंदर बाह्य जननेंद्रिय के रूप में काम करता है। बाह्य जननेंद्रिय के रूप में यह कार्य करेगा। इसके अंदर विशेष प्रकार का उत्तक पाया जाता है जो उत्थानशील होता है, मतलब इरेक्टाइल होता है। उत्थानशील या इरेक्टाइल उत्तक पाया जाता है। अब इरेक्टाइल से क्या होगा कि जब सेक्स करने की इच्छा होगी उस समय क्या होगा, इसके जो रक्त कोटर होते हैं उसमें रक्त भर जाने से यह इरेक्टाइल हो जाता है, उत्तेजन की अवस्था में आ जाता है।
अब ये उत्तेजन की अवस्था में आएगा तो क्या होगा, वीर्य सेचन है वो आसान हो जाता है। वीर्य सेचन का मतलब है मादा की योनि में वीर्य का सेचन करना, या वीर्य सेचन को इंग्लिश में कहते हैं इनसेमिनेशन, मतलब नर के द्वारा मादा की योनि के अंदर शुक्राणुओं का त्याग करना, स्खलन करना या उसको छोड़ना, तो वह क्रिया थोड़ी आसान हो जाती है। इसका अंतिम भाग, जो ये शिशन का अंतिम भाग है, थोड़ा फूला हुआ है, इसको शिशन मुंड कहा जाता है, और इसके ऊपर ढीली त्वचा पाई जाती है। ढीली जो त्वचा पाई जाती है इसको अग्रछद या फोर स्किन कहा जाता है। और ये जो फोर स्किन है, जब शिशन शिथिल अवस्था में होता है तब ये जो फोर स्किन है ये इस शिशन मुंड को ढक के रखती है, लेकिन जब शिशन उत्तेजित अवस्था में आ जाता है तो ये जो फोर स्किन है ये शिशन मुंड से हट जाती है। अत्यधिक पेशीय होता है, बेलनाकार होता है। जब इरेक्टाइल स्थिति में होता है तो ये लंबा मैथुन अंग होता है, मैथुन क्रिया में कार्य करता है, इसको मैथुन अंग कहते हैं। और उत्तेजन की अवस्था में प्रीप्यूस, अग्रछद या फोर स्किन है वो हट जाती है। इससे मादा की योनि के अंदर शुक्राणुओं का जो स्खलन है वो आसान हो जाता है। या हम ये कहें कि जो मैथुन क्रिया है उस दौरान जो वीर्य सेचन किया जाता है, वीर्य या सीमन का जो स्त्रवण किया जाता है, वो क्रिया आसान हो जाती है। तो इस तरह से इस ट्रैक के द्वारा ये शुक्राणु चलते हुए मूत्र जनन छिद्र के द्वारा बाहर स्त्रवण किया जाता है। और मैथुन क्रिया के दौरान चूंकि यह जो शिशन वाला भाग है ये योनि के द्वारा, मादा की योनि के द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो इसके द्वारा जो शुक्राणुओं का त्याग है वो मादा के जनन पथ, जनन भाग या योनि के अंदर किया जाता है। सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथियों की बात करें तो ये पूरा जो प्रोसेस है, नर जनन तंत्र शुक्राणु निर्माण का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, निर्माण के बाद में इसको मादा जनन पथ के अंदर छोड़ने तक का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें सहायता करने के लिए जो ग्रंथियां पाई जाती है इसको हम सहायक ग्रंथियां कहते हैं। ये सहायक ग्रंथियां 3 प्रकार की होती है। देखिए, सबसे पहले है शुक्राशय, ये है शुक्राशय। अब ये शुक्राशय संख्या में 2 होते हैं, दोनों और पाए जाते हैं। ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। अब ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, ये जो मूत्र वाहिनी है, ऊपर से मूत्र नलिका आ रही है मूत्राशय से, और यहां से यह जो स्खलन वाहिनी आ रही है, इसके चारों ओर ये पाई जाती है इस तरह से। ये है प्रोस्टेट ग्रंथि। और इससे आगे जब जाते हैं, या जो शिशन का आधार भाग है उस स्थान पर दोनों ओर यह काउपर ग्रंथि पाई जाती है, या इसको बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है। तो इस तरह से जो सहायक ग्रंथियां होती है वो संख्या में 3 होती है, या 3 प्रकार की सहायक ग्रंथियां पाई जाती है। अब देखिए, ये सहायक ग्रंथियां क्या क्या काम करती है। सबसे पहले शुक्राशय। जो शुक्राशय है ये वीर्य का 60% भाग बनाती है। जो शुक्राशय है वो वीर्य का 60% भाग का निर्माण करता है। मतलब मैक्सिमम जो सीमन है, जो वीर्य है, उसका निर्माण शुक्राशय ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। ये एक जोड़ी पाई जाती है। पीले रंग के द्रव का स्त्रवण करती है। शुक्राशय के द्वारा जो पदार्थ स्त्रवित किया जाता है वो पीले रंग का होता है, और इस पदार्थ के अंदर एक शर्करा पाई जाती है जिसको हम कहते हैं फ्रक्टोज शर्करा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्रक्टोज शर्करा है ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्रक्टोज है ये इस भाग से ही, या जो मूत्र जनन छिद्र है इसके द्वारा ही हमारे शरीर से स्त्रवित होती है। तो एकमात्र ऐसा अंग हमारे शरीर का जो फ्रक्टोज का स्त्रवण करता है। तो शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने का कार्य भी करती है। और बलात्कार की जो पुष्टि, यदि किसी महिला के साथ में रेप केस हो जाए तो उस रेप केस की पुष्टि भी यह फ्रक्टोज की उपस्थिति से लगाते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि फ्रक्टोज की उपस्थिति है महिला के जनन पथ के अंदर। यदि फ्रक्टोज उपस्थित है इसका मतलब उसके साथ में बलात्कार हुआ है, क्योंकि फ्रक्टोज का दूसरा कोई सोर्स नहीं है। अब इस तरह से जो शुक्राशय है इसके द्वारा एक गाढ़ा शुक्रीय द्रव का स्त्रवण किया जाता है। इसके अंदर है वो प्रोस्टाग्लैंडिन पदार्थ पाया जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन पाया जाता है। अब प्रोस्टेट ग्रंथि की बात करते हैं तो प्रोस्टेट ग्रंथि है, इसके द्वारा सफेद रंग के पदार्थ का स्त्रवण किया जाएगा। व्हाइट रंग का जो पदार्थ है, जो तरल है, उसका स्त्रवण किया जाता है। इसमें एक विशेष प्रकार की गंध होती है। जो सीमन है, जो वीर्य है, उसमें विशेष प्रकार की जो गंध होती है वो इस प्रोस्टेट ग्रंथि के स्त्रवण के कारण होती है। नेक्स्ट है वीर्य का 25 से 30%, 25 से
30% जो वीर्य का भाग है उसका निर्माण इस प्रोस्टेट ग्रंथि के द्वारा किया जाता है। इसके अंदर कुछ प्रकार के एंजाइम भी होते हैं, सक्रियक होते हैं, कैल्शियम आयन भी होते हैं, ये सभी प्रोस्टेट ग्रंथि के अंदर पाए जाते हैं या इसका जो स्त्रवण होता है उसके अंदर स्त्रवित किए जाते हैं। थर्ड जो ग्रंथि है उसको हम कहते हैं काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि है वो यहां पर पाई जाती है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आगे जो शिशन वाला भाग है इसके आधार पर एक जोड़ी काउपर ग्रंथि पाई जाती है। इसका दूसरा नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। अब देखिए वीर्य का लगभग 5% भाग है वो काउपर ग्रंथि के द्वारा स्त्रवित किया जाता है या बनाया जाता है। जो कंप्लीट वीर्य है उसका 60% भाग तो शुक्राशय से आता है, 25 से 30% कहां से आता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से आता है, और जो 5% भाग है वो काउपर ग्रंथि से आता है। तो इस तरह से वीर्य का निर्माण हो जाएगा। अब ये जो काउपर ग्रंथि है यह क्या करेगी, यह संख्या में तो एक जोड़ी होती है। जो मैथुन क्रिया होती है, मैथुन क्रिया के दौरान इसका जो स्त्रवण होता है वो लुब्रिकेंट के रूप में कार्य करता है या स्नेहक के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा जो मूत्र जनन पथ है, मूत्र जनन नलिका है, वो मूत्र के स्त्रवण से एसिडिक हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, तो उसकी अम्लता को दूर करने का कार्य भी इसके द्वारा जो स्त्राव है उसके द्वारा किया जाता है। इसका मतलब काउपर ग्रंथि का जो स्त्रवण है वो क्षारीय होता है। जब ये क्षारीय होगा तब ये इसकी अम्लता को कम करेगा या उसको दूर करेगा। इसके अलावा लुब्रिकेंट या स्नेहक के रूप में यह तरल कार्य करता है। तो इस तरह से हमने आज के इस वीडियो के अंदर कंप्लीट नर जनन तंत्र के बारे में डिस्कस किया। नर जनन तंत्र में नर जनन अंग को हमने 4 भागों में बांटकर शुरू से लेकर लास्ट तक हमने सहायक ग्रंथियों तक का कंप्लीट जो मैटर है वो हमने इसके अंदर आज पढ़ने का प्रयास किया। तो इस तरह से ये जो है ये नर के अंदर पाया जाने वाला नर जनन तंत्र है जो शुक्राणुओं का निर्माण भी करता है और शुक्राणुओं का निर्माण करने के बाद उसका पोषण करता है, परिपक्वन करता है, और बाह्य जननेंद्रिय जिसको हम शिशन कहते हैं उसके द्वारा ये शुक्राणु मादा जनन पथ के अंदर त्यागे जाते हैं, छोड़े जाते हैं या वीर्य का सेचन किया जाता है। यहां तक का पूरा प्रोसेस इसमें शामिल है। तो इस तरह से आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।